लारावेल प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले आपको कंपोजर इंस्टॉल करना है। सबसे पहले तो आपको अपने डाटाबेस के लिए और उसका एग्जाम्प हमने साइट पे इंस्टॉल किया था डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। PHP सर्वर आपको लारावेल के साथ ही मिल जाता है, तो इसके लिए आपको PHP सर्वर नहीं रिक्वायर होता। कंपोजर आपको रिक्वायर होगा, डिपेंडेंसी रिजॉल्वर है PHP के लिए। ये आपने सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लेना है, इस पेज से डाउनलोड करें और इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद एक कमांड आपको रन करनी होगी ग्लोबली। आप CMD ओपन करके कहीं भी इसको रन कर सकते हैं। ये एक दफ़ा ही आपको रन करनी है, फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे हो। इससे क्या होगा कि जो लारावेल का प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा कंपोजर के थ्रू। तो फिर आप लारावेल के थ्रू अपने नया प्रोजेक्ट जितने भी चाहें आप बना सकते हैं। तो ये आप कहीं भी इसको रख के रन करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये एक दफ़ा ही आपने करना है, बार बार आपको हर प्रोजेक्ट के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट है, और ये भी आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन में, लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाता है। ये जो है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगा इसका भी। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी होगी, फिर जहाँ भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, जिस भी फोल्डर में या ड्राइव में, पहले तो उसको ओपन कर लें। ठीक है, ये ओपन होगी। अब आप ये जो ऊपर बार होती है ना, जहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप किस फोल्डर के अंदर है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करके CMD ओपन करें ना, CMD लिख के एंटर कर दें, तो ये CMD इसी फोल्डर में ओपन हो जाती है। आपको वो चेन डायरेक्टरी वगैरह करके नहीं जाना पड़ता, अदरवाइज आप चेन डायरेक्टरी करके भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, मेक श्योर कि ये इंस्टॉल हो चुका हो। उसके बाद आपने लिखना है लारावेल न्यू और आगे प्रोजेक्ट का नेम। लाइक मैं लिख देता हूँ स्टार्ट। आप कुछ भी अपने प्रोजेक्ट का नेम जो भी आप रखना चाहें वो वहाँ पर रख सकते हैं और एंटर। तो ये इसको अब इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। आपको अपने फोल्डर में एक और फोल्डर इसी नाम से नज़र आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट के नाम से फोल्डर यहाँ पर आ गया, तो जो भी हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा था उसी नाम से ये फोल्डर भी आ जाता है, और ये 1 बाय 1 जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं ये सारी इंस्टॉल कर देगा। अब इसको आप ओपन कर लें VS कोड के अंदर, या कोई भी एडिटर जो आप यूज़ कर रहे हैं, मेनली हम तो VS कोड ही कर रहे हैं। तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, या आप उधर से जाके VS कोड को ओपन करें, उसके बाद फोल्डर ओपन कर लें। मुझे वैसे यहाँ पर कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही VS कोड के लिए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन होती है ओपन फोल्डर की, इधर भी मिल जाती है आपको और फाइल में भी मिल जाती है ओपन फोल्डर। ठीक है, और यहाँ से मैं उस फोल्डर को ओपन कर लूँगा। फोल्डर ओपन करने में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी सब, मतलब उसका पेरेंट फोल्डर नहीं ओपन करना प्रोजेक्ट का। ये आप स्टार्ट को देखें तो ये स्टार्ट जो आपका प्रोजेक्ट का नेम आपने रखा था उससे जो फोल्डर बना है ये एग्जैक्टली ओपन करना है। इससे पिछला पेरेंट फोल्डर क्या है, लारावेल, ये नहीं करना। डायरेक्टली आपने ये ओपन करना है जिसके अंदर बाकी सारी फाइल पड़ी होंगी, ऐप है, बूटस्ट्रैप है, वेंडर, डाटाबेस। ठीक है, तो चाहे आप यहाँ तक आके तो इसके बाद आप सेलेक्ट फोल्डर करो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होंगी, एरर आता रहेगा, आपकी कोई भी कमांड रन नहीं होगी। तो आपको रूट जो फोल्डर है ना वो ओपन करना है, प्रोजेक्ट का जो रूट फोल्डर है। इसका आपको वेट करना होगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता ये सारी फाइल्स, तब तक नहीं यहाँ पर पॉपअप होंगी। उतनी देर में हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह से ये MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। मॉडल व्यू कंट्रोलर को आपको तीनों अलग अलग नजर आएंगे। व्यूज इसके पड़े होते हैं रिसोर्सेज और व्यूज के फोल्डर के अंदर। यहाँ पर आपका व्यू होते हैं, और इसके व्यू की फाइल का नेम जो है, उसका लास्ट जो एक्सटेंशन तो PHP है, लेकिन blade.php कंप्लीट इसका लिखा होता है। ब्लेड होते हैं HTML ही इसके अंदर, लेकिन ब्लेड सिंटैक्स के साथ। वो ब्लेड सिंटैक्स क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या है। तो व्यूज आपको मिल गए रिसोर्सेज के अंडर। उसके बाद आपके जो है कंट्रोलर है वो ऐप, HTTP और कंट्रोलर्स। तो आपके सारे कंट्रोलर्स यहाँ पर होंगे, और मॉडल आपके ये मॉडल का फोल्डर है, ये बाहर ही है। ऐप के अंदर मॉडल का फोल्डर है, उसके अंदर आपके मॉडल पड़े होंगे। कुछ एग्जांपल मॉडल पहले से ये एक पड़ा हुआ है यूजर, तो कुछ एग्जांपल्स फाइल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और फोल्डर होता है, वो होता है राउट्स का। राउट्स फोल्डर के अंदर आपके पास है web.php।
तो web.php में आपके सारे राउट्स या यूआरएल जो आपने भी डिफाइन करने होते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए वो सारे यहाँ पर होते हैं। जैसे google.com है, स्लैश आगे आपको और चीज़ें मिल जाती हैं, स्लैश के बाद आप और लगाते हैं, या कोई भी आप देखें वेबसाइट है तो स्लैश लगा के उसमें सेपरेशन की जाती है। लाइक आप इसके लारावेल के देख लें तो इसका रूट डोमेन क्या है, laravel.com, उसके बाद है स्लैश डॉक्स और फिर स्लैश आगे वर्जन है उसका 8.x और उसके बाद स्लैश इंस्टॉलेशन। इसके अलावा अगर मैं कोई ओपन करता हूँ यहाँ से कोई और लिंक ओपन कर लेते हैं, बेसिक का ओपन कर लेते हैं, तो ये एंड वाला चेंज हो जाएगा, इंस्टॉलेशन की बजाय यहाँ पर कुछ और आ जाएगा। बेसिक में राउटिंग को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर राउटिंग लिखा हुआ आ गया। तो ये आपके यूआरएल्स होते हैं, ये सारे डिफाइन होने होते हैं राउट्स के अंदर, वेब के अंदर। राउट्स के अंदर वेब की फाइल है web.php, ये उसके अंदर सारे डिफाइन होते हैं। उसमें आप डिफाइन कैसे करते हैं, टोटल 4 तरह के राउट आप डिफाइन कर सकते हैं। मेनली जो यूज होते हैं, इससे ज्यादा भी हैं लेकिन मेनली 4 ही यूज होते हैं। वो है गेट, पोस्ट, डिलीट और पुट। पुट होता है अपडेट के लिए, डिलीट नाम से ज़्यादा डिलीट करने के लिए यूज होता है, पोस्ट होता है डाटा को क्रिएट करने के लिए और गेट है डाटा गेट करने के लिए। ठीक है जी, तो ये टोटल 4 तरह के हमारे पास वो राउट के मेथड होते हैं, ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें डिफाइन किस तरह से किया, राउट आर कैपिटल के साथ, ये याद रखना। राउट डबल कॉलन PHP में यूज होता है स्टैटिक के लिए, तो स्टैटिक यूज करना तो आपने डबल कॉलन यूज करते हैं। और उसके बाद गेट ये मेथड है। यहाँ पर मैंने आपको बताया मेनली 4 तरह के आते हैं मेथड, गेट, पोस्ट, डिलीट और पुट। उसके बाद एक स्ट्रिंग के तौर पे आपने यूआरएल बताना होता है, जो भी आप यूआरएल इसका सेट करना चाहें। अभी यहाँ पर है स्लैश, स्लैश का मतलब होता है रूट को, जो भी रूट है ना आप हिट करोगे बगैर स्लैश के बाद कुछ दिए हुए, ये जो कहते हैं यूआरएल है ये हिट होगा, यानी ये वाला पाथ जो है ये हिट हो जाएगा। यहाँ पर किया हुआ है रिटर्न व्यू। व्यू एक मेथड है, उसके अंदर आप बताते हैं कि आप इस यूआरएल के हिट होने पे कौन सा व्यू शो करवाना चाहते हैं। ये वेलकम जो लिखा हुआ है ये आपके रिसोर्सेज के अंदर है, रिसोर्सेज, व्यूज, और नाम क्या है welcome.blade.php। blade.php आप नहीं लिखते, जो नाम है सिर्फ फाइल का वो ही आपने लिखना होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम। तो ये लारावेल के अंदर तरीकाकार है एक व्यू को शो करवाना है, किसी भी यूआरएल के अगेंस्ट व्यू को शो करवाने का ये तरीकाकार है। अभी ये ऑलमोस्ट हो गया। इसको प्रोजेक्ट को रन करने का क्या तरीकाकार है, अभी तक हमने इंस्टॉलेशन की है और हमने देखा है कि मेथड्स कौन कौन से हैं जो आप राउट में डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको रन करने के लिए क्या करना है आपने, आप VS कोड के अंदर ही टर्मिनल ओपन कर सकते हो। यहाँ पर साइड पे इस जगह पर आपने क्लिक करना, तो यहाँ पर आपके पास टर्मिनल की ऑप्शन आ जाती है। टर्मिनल में आप लिखेंगे PHP ऑडिशन सर्व और एंटर। इससे क्या होगा कि यहाँ पर ही सर्वर जो है वो रन हो जाएगा। अभी इसमें ये एरर दे रहा है क्योंकि आई थिंक इंस्टॉलेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, इसका आपको वेट करना पड़ेगा। ये कंप्लीट होती है तो फिर ही हमारी ये कमांड भी रन होगी। इंस्टॉलेशन के बाद मैंने इसको रन किया, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने रन किया तो ये आपके सामने आ गया है स्टार्टिंग लारावेल डेवलपमेंट सर्वर, और ये पाथ बता रहा है कि यहाँ पर ये रन हो रहा है, यानी लोकल होस्ट है और कॉलन उसके बाद इसका पोर्ट नंबर है 8000। आप कंट्रोल प्रेस रखें, ऊपर आ भी गया, कंट्रोल प्रेस रख के क्लिक करेंगे तो ये ओपन कर देगा इसको। या आप सिंपली यहाँ पर लिख भी सकते हैं 127.0.0 की बजाय लोकल होस्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये पेज आपके सामने आ गया, ये डिफ़ॉल्ट पेज है लारावेल का। जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये पेज ही आपको मिलता है रन करने पे। अब सबसे पहले तो हम देख लें कि यूआरएल
क्या है, यहाँ पर सिर्फ स्लैश लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर WEL लिख देता हूँ, वेलकम का शॉर्ट WEL लिख देता हूँ, और अब इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये एरर देगा नॉट फाउंड का, क्योंकि अब ये रूट जो URL है वो नहीं रहा, अब क्या है वो /WEL। तो अब मैं /WEL क्योंकि वहां पे रखा है, यहाँ पे रखूंगा तो ये हिट हो जाएगा। तो ये URL इस तरह से आप यहाँ पर डिफाइन करते हो, जो भी आप URL बनाना चाहें आप यहाँ पर बना सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो वो रूट URL हो जाता है, यानी जो भी रूट डोमेन होगी, हमारे केस में क्या है लोकल होस्ट कॉलन 8000 या 127.0.0.1, तो ये हमारी रूट है। और अगर आप कुछ भी नहीं लिखते, स्लैश के बाद खाली स्लैश लिखते हैं, तो उसका मतलब है कि ये हिट होने पे ये वाला व्यू शो होगा, या जो भी आप यहाँ से रिटर्न करते हैं वो शो हो जाएगा। एक और चीज़ जो नॉर्मली प्रॉब्लम होती है कि मैंने यहाँ पर चेंज किया, अब मैं वहाँ पर जाके अगर रूट को हिट करूँगा अभी भी ये नॉट फाउंड ही कह रहा है, वो इसलिए कि मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया। ठीक है, अक्सर ये भी गलती रहती है कि आप काम करते हो लेकिन उसको सेव नहीं करते और फिर यही देखते रहते हो कि मैंने तो ये चेंज कर दिया है लेकिन ये चेंज आ नहीं रहा। तो एक चीज़ को मेक श्योर करो, अपनी आदत बनाओ, आप जब भी चेंज करते हो तो कंट्रोल एस इसको अपनी आदत बनाओ। आपने कुछ चेंज किया, आपको लगा आप डन है फाइल को, तो उसी वक्त कंट्रोल एस आपने कर दिया। इसको अगर आप स्टार्ट में आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, उसके बाद आदत बन जाएगी। तो कंट्रोल एस करते चेंजेस करने के बाद आप करें। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरे सामने आ जाएगा। तो यहाँ सर आप जैसे हमने एक व्यू रिटर्न किया, आप सिंपल कोई स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हो, वही स्ट्रिंग वहाँ पर शो हो जाएगी। मेनली व्यू जो मेथड है वो ये करता है कि ये वाली जो व्यू की फाइल है ना, उसकी HTML बना के तो वो रिटर्न कर देता है। आप सिंपल यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख के भी रिटर्न कर सकते हो। इसके लिए मैं एक बेसिक एग्जांपल लेके और बना लेता हूँ। यहाँ पर एक ये तो हम रहने देते हैं, ये हमारा वेलकम का। एक और राउट बना लेते हैं, तो आप कैसे लिखोगे, राउट डबल कॉलन गेट और उसके बाद मेथड वाली ब्रेसेस। इसको 2 पैरामीटर यहाँ पर अभी हम पास कर रहे हैं। पहला एक स्ट्रिंग पैरामीटर है और दूसरा एक फंक्शन है। तो ये क्योंकि एक एनोनिमस फंक्शन है तो इस फंक्शन का नाम नहीं लिखा जाता। इस तरह जब भी आप पास करते हैं एज अ पैरामीटर फंक्शन तो उस फंक्शन का नाम नहीं होता, सिर्फ फंक्शन का कीवर्ड होता है, उसके बाद उसकी ब्रेसेस होती हैं अगर कोई भी पैरामीटर इसको पास होना हो, और फिर उसकी बॉडी होती है। और पहले में हमने लिखना होगा कि इसके URL क्या होगा, यानी जो URL हिट करना है यूजर ने। लाइक हम लिख देते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न करवा देते हैं प्रोडक्ट्स ही लिख देते हैं, कुछ कोई भी स्ट्रिंग आप यहाँ से रिटर्न करवा देते हो। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट्स को हिट करते हैं। अभी इसको ही मैं रिफ्रेश करूंगा, ये तो यही आ रहा है वेलकम, हमने इसको नहीं छेड़ा, ये वेलकम ही चल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्लैश प्रोडक्ट्स हिट करूंगा तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी, क्योंकि हमने यही रिटर्न करवाया, ये स्ट्रिंग हमने रिटर्न करवाई है तो यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया। ये कहलाते हैं आपके स्टैटिक URL या स्टैटिक राउट्स हैं। आपने जो यहाँ पर लिखा एज इट इज आपको यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, तो वो आपका URL जो है वो हिट हो जाएगा। अगर ये नहीं एग्जिस्ट करेगा, आप स्पेल गलत लिख देते हो तो फिर वो नॉट फाउंड का एरर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं डायनामिक URLs। इसी को कॉपी कर रहा हूँ। डायनामिक URL क्या होता है कि कोई ऐसी चीज है जो डायनामिक है URL के अंदर। डायनामिक से क्या मुराद है कि वो चेंज होती रहेगी। लाइक आपके पास 10 प्रोडक्ट है और आप एक एक करके सबकी डिटेल देखना चाहते हो। प्रोडक्ट्स में तो कहने के हमने लिस्ट दिखा दी, अब आप एक एक की डिटेल देखना चाहते हो तो आपको उस प्रोडक्ट की ID चाहिए होगी। अगर हम डेटाबेस के हवाले से बात करें, डाटा के हवाले से बात करें, तो आपको उसकी ID रिक्वायर होगी। अब ID फिक्स तो नहीं होगी, हर प्रोडक्ट की अपनी एक डिफरेंट ID होगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्लैश तो करली ब्रेसेस, सिंगल करली ब्रेसेस आपने लगानी होंगी और इसके अंदर आप वो लिख दोगे ID, या कुछ भी आप लिख सकते हो, ID PID, ये मैटर नहीं करता कि आपने क्या लिखना है, ये आप लिख दोगे। अब ये एक डायनामिक URL बन गया। अब प्रोडक्ट्स के बाद आप कुछ भी लिख के हिट करोगे तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, नॉट फाउंड नहीं कहेगा। तो यहाँ पर हम कह देते हैं प्रोडक्ट बाय ID, यहाँ से ये रिटर्न करवा दें ताकि आइडिया हो जाएगा ये डिफरेंट URL है उधर से। तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा जो पहले से चल रहा है। इसके बाद अगर मैं स्लैश
और एनीथिंग कुछ भी 2 4 10 या ABC कुछ भी मैं लिख देता हूँ, तो ये आप लेके जाएगा प्रोडक्ट बाय आईडी पे। तो अभी आप देखेंगे ये नॉट फाउंड नहीं कह रहा, एक लेवल पर डायनामिक है, तो मैं कुछ भी यहाँ पर लिख के तो मुझे हमेशा यही वो हिट करवाएगा कि प्रोडक्ट बाय आईडी जो है ना ये वाला यूआरएल हिट हुआ है। लेकिन अगर मैं स्लैश लगा के कुछ और लिख दूंगा तो फिर क्योंकि वो ज़ाहिर है अब ये वो यूआरएल नहीं रहा, तो अब ये नॉट फाउंड ही कहेगा। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना है कि यूआरएल या डायनामिक यूआरएल किस तरह से वर्क करते हैं। हमने एक ही उसको प्रॉपर्टी बताई हुई है स्लैश के बाद, तो वो प्रॉपर्टी हम डायनामिक कर सकते हैं। चलें, इतना तो हो गया कि आपको इसका आइडिया हो गया कि ये डायनामिक आप किस तरह से डिफाइन करते हो और किस तरह उसको हिट करते हो। लेकिन ज़ाहिर है ये डाटा भी आपको चाहिए होगा, जो भी डायनामिकली आईडी यहाँ पर दी जा रही है ये आपको रिक्वायर होगी। अब वो रिक्वायर है तो आप कैसे इसको हासिल करोगे? आपने क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, जो भी आप यहाँ पर लिखते हो एज इट इज़ यहाँ पर एज अ वेरिएबल लिख दो। वेरिएबल के लिए हम PHP में डॉलर साइन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे $PID, क्योंकि यहाँ पर हमने PID लिखा। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब ये यूआरएल हिट होगा तो यहाँ पर जो भी दिया जाएगा वो एज अ पैरामीटर इस फंक्शन को पास कर दिया जाएगा। इसको अब आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। मैं डायरेक्टली यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर $PID लिख सकता हूँ। ठीक है जी, तो जो भी आईडी वहां पर या इस डायनामिक यूआरएल में जो भी यहाँ पर लिखा जाएगा वो आपको मिल जाएगा, आप आगे इसको यूज कर सकते हो। मैंने तो सिर्फ प्रिंट करवाया, आपने आगे कोई क्यूरी करनी हो या कुछ भी करना हो आप इसके साथ कर सकते हो। अब अगर मैं इसको रिफर करूंगा तो मैंने 454 लिखा था, तो ये मुझे यहाँ पर मिल गया, ये यहाँ पर शो करवा रहा है। अगर कोई भी ABC लिख देता हूँ, यानी कुछ भी आप इस जगह पर लिखोगे तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया कि आप डायनामिक राउटिंग के साथ उस डायनामिक डाटा को भी कैसे गेट करते हैं। तो डायनामिक में यही है, आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर मैंने एक लिखा है स्लैश लगा के, आप एक और भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपकी रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है कि आप किस तरह का यूआरएल बनाते हैं, कितने किस्म की आईडीज आपको यहाँ पर रिक्वायर हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ब्लेड पे। ये तो था राउट और डायनामिक राउट, ये दो चीजें होगी। ब्लेड सिंटैक्स पे आ जाते हैं कि ब्लेड जो है सिंटैक्स ये किस तरह से काम करता है। यहाँ पर एक HTML का ही पेज है बना बनाया, जो भी इसमें से हम बॉडी वाला सारा खत्म कर देते हैं, वो एक डमी पेज एग्जाम्पल पेज बना हुआ है, ये सारा इसमें से खत्म और इसकी क्लास भी खत्म कर देते हैं। आप सेम जैसे आपने बूटस्ट्रैप का पहले काम किया उसी तरह से आप हेड के अंदर यहाँ पर बूटस्ट्रैप अपनी स्टाइल शीट जो है वो यहाँ पर लेके आएंगे, तो आप फिर बूटस्ट्रैप उसी तरह से यूज कर सकते हैं इस ब्लेड फाइल के अंदर भी, उसमें कोई फर्क नहीं है। HTML जैसे आप लिखते हैं वैसे ही लिखी जाएगी। लाइक यहाँ पर H2 टैग दे देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं जी वेलकम। अब मैं अगर इसको पेज को हिट करूंगा, अब ये हमारा था रूट पे, रूट का था, यानी कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखना यूआरएल के अंदर, सिंपली इसको हिट करूंगा तो वेलकम लिखा हुआ आ गया। वो बाकी मैंने सारा कोड खत्म कर दिया उधर से। तो ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो HTML है, जैसे आप पहले लिखते थे अभी भी आप वैसे ही लिखोगे। जैसे आप स्ट्रक्चर डिव अपनी हेडिंग बनानी है, कुछ भी करना है वो आप एज इट इज ही करोगे। ब्लेड सिंटैक्स क्या है? ब्लेड सिंटैक्स ये है कि जो आपने डायनामिक डाटा इसके अंदर शो करवाना है वो आप किस तरह से यहाँ पर शो करवाओगे, इसको डाटा किस तरह से पास करोगे। अब डाटा क्योंकि या तो ये यहाँ से होगा, और अब जब हम फर्दर एडवांस काम करेंगे तो वहां पर आपके पास ये डाटा कंट्रोलर के थ्रू आएगा। ठीक है, अभी तो हम यहाँ पर वेब वाली फाइल में काम कर रहे हैं ना, मैं चाह रहा हूँ कि कम्प्लेक्स ना हो, अभी आप सिंपल चीज को समझ लो, तो फिर तो वो कंट्रोलर से आएगा। तो यानी जो पेज है, जो आपका ब्लेड पेज है, उसके अंदर डाटा नहीं होता, डाटा तो उसको पास किया जाता है। ब्लेड का या व्यू का, ब्लेड क्योंकि व्यू है तो उसका काम सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन को सेट करना है कि कोई अगर आप उसे लेबल या नेम पास करते हो वो लेफ्ट पे आएगा, राइट पे आएगा, रेड में आएगा, ब्लैक में आएगा, ये सारी चीजें वहां पर होंगी। डाटा आपको पास करना होगा। तो डाटा क्या होता है? वेरिएबल या ज़ाहिर है कोई आप वेरिएबल इसको पास करते हो, लाइक मैं कह देता हूँ डॉलर एज का वेरिएबल है वो हमारे पास है, और हम वेलकम वाले पेज को ये पास करना चाहते हैं। तो ये पास करने का एक तरीकाकार क्या है, और भी तरीकाकार है रेज के, लेकिन सबसे सिंपल वे क्या है हम लारावेल में जो यूज करते हैं, आप इसी व्यू मेथड के अंदर एक और एज अ पैरामीटर इसको पास करोगे, और करोगे किस तरह? सिंगल कोट और यहाँ पर लिख दोगे एज।
जो भी वेरिएबल आपने जिस नाम से यहाँ पर डिफाइन किया एज इट इज यहाँ पर कामा लगा के सिंगल कोट्स के अंदर आप उसको पास कर दोगे। अब ये जो एज का वेरिएबल है उसकी जो भी वैल्यू है ये इस वेलकम ब्लेड को पास हो जाएगी इस तरह से। अब इसको यूज कैसे करना है, अभी तक हमने सिर्फ पास किया है इसको, ब्लेड में इसको यूज नहीं किया। अभी आप इसको रिफ्रेश करोगे तो सेम वो ही आएगा, ठीक है। तो ये एरर अभी जो आ रहा है अरे एक्सपेक्टेड पैरामीटर टू बी अरे, वो एक अरे का तरीकाकार भी आप एज अरे इसको पास करते हो, लेकिन एक दूसरा तरीकाकार है जो सिंपल है वो है कंपैक्ट। कंपैक्ट के फंक्शन के थ्रू आप इसको कंपैक्ट फंक्शन के थ्रू आप इसको पास करोगे। यानी कंपैक्ट खुद भी एक फंक्शन है, उसमें आप इस तरह से पैरामीटर्स पास कर सकते हो। तो इस तरह से आप लिखोगे सेव। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये अभी उसी तरह सिर्फ वेलकम लिखा ही आ रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ इसको डाटा पास किया है, इसको यूज नहीं किया, ठीक है। यूज किस तरह से करते हैं, आप इस ब्लेड फाइल के अंदर किसी डिव में आपने शो करवाना है, हेडिंग में शो करवाना है, कहीं पर यूज शो करवाना है, कहीं पर भी आपने शो करवाना, तो आप इसको ब्लेड एको कहते हैं कि आप एको करवाते हो। एको करवाने के लिए क्या है, आप डबल करली ब्रेसेस यूज करेंगे, ठीक है। करली ब्रेसेस लेकिन डबल होगी, आपने जो डायनामिक राउटिंग में सिंगल लगाई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डबल यूज होती है, इसे ब्लेड एको कहते हैं। और यहाँ पर आप उसी तरह से डॉलर एज, यहाँ पर आप डॉलर साइन यूज करोगे। यानी करली डबल करली ब्रेसेस के अंदर आप एग्जैक्टली जो पीएचपी में काम करते हो ना, सेम वही काम आप यहाँ पर लिख सकते हो, एग्जैक्टली वही कोड आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो इसलिए जब आपने वेरिएबल भी लिखना है यहाँ पर तो वो डॉलर लगा के लिखना है, लेकिन जब आपने इसको पास किया तो आपने एज अ उसे स्ट्रिंग ही पास किया है, लेकिन नेम सेम रखा है। अब नेम का इसमें बड़ा काम है कि क्योंकि जो वेरिएबल का नाम यहाँ रखा है वो यहाँ पर आएगा और वही सेम टू सेम आपने आगे भी यूज करना होगा। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि नेम सेम रहेगा, कैमल केसिंग का भी ख्याल रखना है, ओ सॉरी उसका केस सेंसिटिविटी का भी ख्याल रखना है, कैपिटल स्मॉल, और डिक्शनरी का भी ख्याल रखना है कि स्पेल मिस्टेक्स ना हो आपकी, ठीक है जी। अब यहां पर इसकी वैल्यू क्या है एज की 12, तो वेलकम के बाद 12 आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये 12 आ गया। तो इस तरह आप वेरिएबल इसको पास कर सकते हैं। अभी हमें एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लें जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ब्लेड सिंटैक्स कितना फ्लेक्सिबल है, ब्लेड का जो एको है, और आप पीएचपी वाला सारा काम इसके अंदर कर सकते हैं। सिंपली हम इसको एक टेबल प्रिंट करवा के देखते हैं इसके थ्रू। अभी इसमें लूप भी आप यूज कर सकते हैं ब्लेड में, लेकिन अभी हम वो नहीं कर रहे, हम सिंपली कर रहे हैं। टेबल के लिए हम क्या करेंगे, यहां से टेबल का वेरिएबल पास कर देते हैं, टेबल, ठीक है, इसी नाम से इधर पास कर देते हैं। तो आगे ये होगा कि जैसे एक टेबल तरतीब से होता है 2 1 दा 2 2 2 दा 4, उस तरह एक तरतीब से यहां पर इसको लिखते हैं। तो ये तो अब वेरिएबल होगा ना, यानी ये डायनामिक होगा कि वो टेबल कौन सा है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर तो कुछ नहीं लिख सकते, हम मतलब स्टैटिकली नहीं यहाँ पर लिख सकते डायरेक्ट कि 12 लिख दूं या 15 लिख दूं। तो इसके लिए क्या करना है, उसी तरह ब्लेड डॉलर और अब टेबल का वेरिएबल है तो ये लिखेंगे। इसके बाद क्या आएगा, एक्स यूज कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के सिंबल के लिए, और इसके बाद 1 और इक्वल, और इसके बाद फिर उसी तरह से ब्लेड, क्योंकि ये भी डायनामिक है, दो ही चीजें डायनामिक होती है ना एक टेबल के अंदर, ये तो वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, वो स्टार्ट वाला जो होता है, और एंड उसका रिजल्ट क्या है इक्वल के बाद जो आना होता है। तो यहां पर आ जाएगा डॉलर टेबल मल्टीप्लाई बाय 1। तो आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारा कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ब्लेड एको के अंदर आप जो पीएचपी में लिख सकते हैं ना वो आप यहां पर लिख सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 3 4 5, और इधर भी आप ऐसे ही कर दोगे, सेव, ठीक है। तो ये आपके सामने 5 तक हमने लिखा, 5 तक आ गया। अब इससे फायदा क्या है, आप ये स्टैटिकली भी पेज ये बना सकते हैं, लेकिन इसका फायदा है आपने ये कोड एक दफा लिख दिया,
अब आप टेबल को चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पर चेंज करोगे, बस एक वेरिएबल आप चेंज करोगे। आपको 7 का टेबल देखना है तो ये वेरिएबल चेंज करके आप इसको रिफ्रेश करो तो आपके सामने 7 का टेबल आ जाएगा। ठीक है, तो डायनामिक पेजेस असल में ये होते हैं कि कोड चेंज किए बगैर आप डाटा चेंज करो ना तो आपकी आउटपुट चेंज हो जाए, तो ये होते हैं डायनामिक पेजेस। स्टैटिक में क्या होगा, आपको कोड भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो स्टैटिक है, आपने स्टैटिकली जो लिख दिया वो ही प्रिंट होना है। अगर आपको चेंज करना है तो जाकर आपको कोड भी चेंज करना है। अभी हमने कोड नहीं चेंज किया, सिर्फ वेरिएबल चेंज किया। तो डाटा चेंज करने से अगर आपकी आउटपुट चेंज हो रही है तो आपका पेज डायनामिक है।